नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के हेल्थ शो में आपका स्वागत है। हम अपने इस कार्यक्रम में सेहत से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर, उनके विषयों पर बात करते हैं, उपचार पर बात करते हैं और एक समाधान लेकर आते हैं। और इसके लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़ते हैं। आज जो समस्या के विषय में हम बात करने वाले हैं वो पुरुषों की सेहत से संबंधित समस्या है। आज हम यूरिनरी डिजीजेस से जुड़ा हुआ प्रोस्टेट कैंसर और उसका समाधान यानी कि रोबोटिक सर्जरी के साथ समाधान के साथ हम जुड़ रहे हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हैं। एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर GS बोरा जी, जो कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट PGI चंडीगढ़ से हमारे साथ है। डॉक्टर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम। थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए शो में धन्यवाद। डॉक्टर एडिशनल प्रोफेसर हैं आप और PGI एक ऐसा संस्थान है जिसके साथ ना सिर्फ हमारा एक इमोशन जुड़ा बल्कि विश्वास भी जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसा ही विश्वास जुड़ जाता है जब आपके पास आपका पेशेंट आता है। तो जो आज का हमारा विषय है, जो कि हमने पुरुषों से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर ही एम्फेसिस किया है। तो शुरुआत हम करते हैं जो यूरिनरी डिजीजेस हैं उनसे। तो उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अमूमन अगर हम 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों में देखें जिनमें बार बार पेशाब आना, रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब की धार कमज़ोर हो जाना या फिर पेशाब लगने में तुरंत भाग कर जाना या फिर कभी कभार पेशाब रुकने की समस्या या फिर पेशाब में खून आने की समस्या हो सकती है। और ये अमूमन उन सब में प्रोस्टेट जो एक ग्लैंड होती है उसके बढ़ जाने के कारण इस तरह की समस्याएं आती हैं। ओके, जैसे आपने बताया कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जिसके बढ़ने से ये समस्या बढ़ती है। तो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं, क्योंकि जैसे आप एडिशनल प्रोफेसर हैं, आप अपने टीम को, अपने स्टूडेंट को भी उसके साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके जोड़ते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि दर्शकों में भी आपके कुछ स्टूडेंट भी जुड़े। यस, तो प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो जबकि एक वॉलनट के साइज़ की होती है, मतलब अखरोट के दाने के साइज़ की होती है शुरुआती दौर में, और वो पेशाब के थैले के जस्ट निचले भाग में और पेशाब के रास्ते का जो रास्ता है उसके थ्रू होकर जाता है। और शुरुआती समय में ये एक जस्ट सेक्स ऑर्गन की तरह काम करती है, क्योंकि सीमन का काफ़ी जो मात्रा है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से शुरू होती है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका यूज़ कम हो जाता है। बट इसके अगर इसके अंदर की जो सेल्स हैं अगर वो ग्रो करने लगती हैं तो उसके साइज़ को बढ़ा देती हैं। जैसे जो नॉर्मली जो साइज़ है वो 20 से 25 ग्राम का होता है, वो अगर बढ़ के 40-50 ग्राम या 100 ग्राम तक का भी हो जाता है और उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें वो जो पेशाब का रास्ता इसके थ्रू जाता है उसमें थोड़ी सी रुकावट होने लगती है, जिस कारण अमूमन 50 साल के बाद कुछ लोगों को पेशाब की जो संबंधित प्रॉब्लम होती है ये प्रोस्टेट बढ़ने के कारण होती है। ओके, तो डॉक्टर, क्या हमेशा ऐसा होता है कि उसके बाद ये समस्याएं जैसे जैसे बढ़ जाती हैं तो ये कैंसर का रूप ले लेती हैं, या फिर उसके बीच में भी कोई एक जो प्रॉब्लम इश्यूज हैं जो आती हैं? देखिए, अगर प्रोस्टेट के अंदर की जो सेल्स का जो बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, कोई नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं तो उसका केवल साइज बढ़ता है, जिसको हम बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं, और जिसमें कि पेशाब संबंधित दिक्कतें होती हैं। बट कभी कभार ये सेल्स अनरेगुलेटेड ग्रो होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो होने लगती हैं, तो जो एक कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो पेशाब संबंधित बीमारियां दो तरह की हो सकती हैं प्रोस्टेट में। एक तो बिनाइन, जो कि बिना कैंसर के प्रोस्टेट का ग्लैंड बढ़ रहा है, या फिर एक अनियंत्रित तरीके से जो है प्रोस्टेट के अंदर सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो प्रोस्टेट कैंसर है। बट अगर देखेंगे इसमें जो समस्याएं पेशेंट प्रेजेंट करके आता है, तो अगर उसमें अगर प्रोस्टेट जिसमें कैंसर नहीं है और जिसमें कैंसर है, दोनों में समस्याएं हो सकती हैं कि पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब रुक कर आ सकता है, रात को पेशाब करने जाना पड़ सकता है, पेशाब की धार कमज़ोर हो सकती है। बट हाँ, अगर आपके पेशाब में कभी खून आने की समस्या है तो थोड़ा बहुत ये कैंसर की तरफ इशारा करती है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत गंभीर ये समस्या है और इससे जुड़ी हुई हम पिक्टोरियल डिपिक्शन के ज़रिए आपको इस विषय को, ताकि अच्छे तरीके से हम इसे समझ पाएँ, इसलिए हम आपको कुछ ये भी पिक्चर्स के साथ इंडिकेट कर रहे हैं। डॉक्टर बोरा, जैसे आपने बताया कि जो उम्र दराज लोग हैं, ज़्यादातर 50 साल से जो ऊपर लोग हैं, उसी में ये समस्या पाई जाती है, या फिर आप ये समस्या कुछ उससे कम उम्र के लोग? अगर देखिए, अमूमन तो यही देखा गया कि पुरुषों में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो 50 साल के बाद ही होता है। लेकिन अगर आपको आनुवंशिक तरीके से, मतलब हेरिडिटरी है, अगर मान लीजिए आपके फादर में कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर रहा है, या फिर आपके ब्रदर में, आपके एल्डर ब्रदर में कैंसर है, तो ये कुछ अर्ली स्टेज में भी हो सकता है, जो कि 40 साल के ऊपर भी आने की आशंका रहती है। तो इसके सिम्टम्स के बारे में आप कुछ
बताना चाहेंगे? तो इसके सिम्टम मेनली तो आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब लग कर आना, और पेशाब में कभी कभार जैसे खून आपने भी आ बताया सकता ब्लड है। आ सकता है, हाँ। तो जब भी अगर आपको लगता है कि आपको पेशाब संबंधित जानकारी है, पेशाब संबंधित प्रॉब्लम है, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। वो एक बार आपके प्रोस्टेट में नीचे लेटरिन के रास्ते से उंगली डालकर प्रोस्टेट को एग्जामिन करेंगे कि उस प्रोस्टेट का साइज़ कितना बढ़ गया है, प्रोस्टेट में कहीं गांठ तो नहीं है, और उस एग्जामिनेशन के आधार पर फिर आपको एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि अगर प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हमको अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है। बहुत बार ये जो हिचकिचाहट की वजह से ही ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, रुक जाते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम इतनी बढ़ सकती है। हम आज के कार्यक्रम से ये भी इंडिकेट करना चाहते हैं कि अगर हम अर्ली स्टेज में ही किसी समस्या को अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, हमने यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, उनके पास लेकर आएंगे, तो हम इन समस्याओं का समाधान बहुत ही अर्ली स्टेज में पा सकते हैं। डॉक्टर, जैसे प्रोस्टेट कैंसर के विषय में आज हम बात कर रहे हैं, तो इसके भी अलग अलग स्टेजेस होंगे, तो इसमें भी क्या शुरुआती तौर पर इलाज के बाद इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, उसको इसका समाधान मिल जाता है? देखिए, अगर हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करेंगे, अगर ये शुरुआती स्टेज में है और जिसको हम कहते हैं कि लोकलाइज्ड है, वो प्रोस्टेट का जो कैंसर है प्रोस्टेट के अंदर ही है, प्रोस्टेट से बाहर कहीं फैला नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी जल्दी हड्डियों में फैलता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है और कहीं नहीं फैला है और उसका जो ग्रेड है वो इंटरमीडिएट ग्रेड है, तो उसको कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। ओके डॉक्टर, अब हम थोड़ा सा इसके इलाज की तरफ बढ़ चुके हैं, तो इलाज में बात आती है रोबोटिक सर्जरी की। तो रोबोटिक सर्जरी कितना कारगर है, और क्या प्रोस्टेट कैंसर को लेकर कोई और भी तरीके के इलाज, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी तो अभी की बात है, कुछ सालों की, तो किस तरीके से कौन से पुराने ऐसे इलाज के माध्यम होते हैं और कैसे हम रोबोटिक सर्जरी की तरफ दौड़े? तो अगर देखिए, अगर प्रोस्टेट में कैंसर है तो पहले हम उसको एडिक्वेटली स्टेज करना पड़ेगा कि वो प्रोस्टेट से बाहर गया है कि नहीं, प्रोस्टेट के अंदर है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक जो टेस्ट है प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पेट स्कैन करते हैं, जिसमें हम पता लगा लेते हैं कि प्रोस्टेट जो है, कैंसर जो है प्रोस्टेट से बाहर नहीं निकला है, और उसकी फिर हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में फिर हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं कि कौन से ग्रेड का कैंसर है। अगर ये बहुत ही लो ग्रेड का कैंसर होता है, अगर आपका PSA बहुत कम है, 10 नैनोग्राम पर ml से कम है, तो हम इसको रेगुलरली फॉलो भी कर सकते हैं। बट अगर ये आपका इंटरमीडिएट ग्रेड है या फिर हाई ग्रेड का कैंसर है और प्रोस्टेट के अंदर ही है, तो इसको हम या तो प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, इसको प्रोस्टेट को पूरा निकाल सकते हैं, या फिर हम रेडियोथेरेपी से प्रोस्टेट को वहीं पे जला भी सकते हैं। यानी कि इसकी ओपन सर्जरी भी के थ्रू भी होता है, और ये रोबोटिक के जरिए भी, जैसे आपने कहा पहले समय में प्रोस्टेट की, अगर आप प्रोस्टेटेक्टमी, यदि प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में बात करेंगे, तो पहले ये ओपन प्रोस्टेटेक्टमी होती थी, जिसमें कि आपको पूरा बड़ा चीरा लगा के प्रोस्टेट के अंदर से निकालते थे, जिसमें कि काफ़ी ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता था। इवन जब आप प्रोस्टेट की ग्लैंड को निकाल देते हैं, तो पेशाब के थैले और जो यूरिनरी पाइप है उसको आप साथ में जोड़ देते हैं, तो कभी कभार यूरिन लीकेज की भी समस्याएं रहती थी। अब जब से हमने रोबोटिक सर्जरी से इस तकनीक को करना शुरू किया है, तो जो ये समस्या है, एक तो ब्लीडिंग काफ़ी कम होती है सर्जरी में, कोई बड़ा चीरा नहीं आता है, और जो यूरिनरी जो रिकवरी होती है पोस्ट ऑपरेटिव में काफ़ी जल्दी हो जाती है। मरीज या तो ऑपरेशन के अगले दिन या उसके 1-2 दिन बाद घर चला जाता है। और बाद में देखा गया है कि जब हम उसका पेशाब की नली निकालते हैं, तो यूरिनरी कंट्रोल भी बेटर देखा गया है कंपेयर टू ओपन सर्जरी। ओके डॉक्टर, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या क्या फ़र्क है, और क्या क्या कैसे वो बेहतर है, कैसे वो क्विक है, कैसे हम अपनी नॉर्मल रूटीन में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इन सर्जरी से पहले भी आप पेशेंट को तैयार करते होंगे, तो उसका कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बताते हैं कि पहले तैयारी ये रखनी है? तो पेशेंट्स को हम पहले ही, अगर हम उसको बताते हैं कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसको मानसिक तनाव काफ़ी आ जाता है, तो हम उसको बोथ फिजिकली और मेंटली फिट करना चाहते हैं। तो हम मरीज को बताते हैं कि वो रोज़ सुबह 5 किलोमीटर वॉक करे, अपनी डाइट्स को प्रोटीन रिच करे, और जबकि जो ऑपरेशन के बाद कभी कभार यूरिन लीकेज की समस्या होती है, तो हम उसको अपने पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं, सो दैट कि वो अपने पेल्विक फ्लोर मसल को अच्छे से ट्रेन करेगा, तो जो ऑपरेशन के बाद लीकेज की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। और ये पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग हम ऑपरेशन से पहले सिखाते हैं और उसको ऑपरेशन के बाद भी करने की सलाह देते हैं, जैसे कि जो यूरिन लीकेज की समस्या होती है काफ़ी कम हो जाती है इस ट्रेनिंग के बाद। इसका मतलब एक्सरसाइजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डॉक्टर, एक चीज़ दिमाग में आ रही थी, क्या
जो हम आउटफिट वेयर करते हैं, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, या फिर जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो कितना कल्प्रिट होता है? जैसे आपने बोला कि एक तो है कि अनुवांशिक हो सकता है, ये हेरिडिटरी हो सकता है, दूसरे इसके और भी कारण हैं, तो उन और कारणों में लाइफस्टाइल, किस तरीके से हम रह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, वो भी इफेक्ट पड़ता है जी उसका? हाँ, अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या फिर ओबेसिटी है, तो इन ओबीज पीपल, जैसे जो प्रोस्टेट कैंसर है, वेस्टर्न पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा देखा गया। अच्छा। क्योंकि वो काफ़ी ओबीज होते हैं और रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उनमें ये प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है, क्योंकि अब हम इंडियन जो स्टाइल टॉयलेट सीट से हम वेस्टर्न पे पहुंचे, तो क्या उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है इसका? नहीं, क्या पर इट से इज रिलेटेड प्रोस्टेट विद कैंसर में तो इससे फर्क नहीं पड़ा है अभी। वो इससे रिलेटेड नहीं जी। है, ठीक है। अब बात आती है पोस्ट सर्जरी, क्योंकि रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है, तो उसमें आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हिदायतें देते हैं? हम जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है, जब वो प्रोस्टेट की सर्जरी करके जाता है, तो उसके पेशाब के रास्ते में एक नली होती है जो हम यूजुअली हफ्ते और 10 दिन के बीच में निकालते हैं, और उसको कुछ माइनर होल्स में जो स्टिचेस लगे होते हैं उनको भी हम 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे में निकालते हैं। तो हम मरीज को हिदायत देते हैं कि अपना फ्लूइड का इंटेक अच्छा रखें, अपना फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, बिकॉज अगर वो ज़्यादा देर लेटे रहेंगे तो पैरों में खून का थक्का जमने का रिस्क होता है। और अपने अगर अच्छा फ्लूइड इंटेक रखेंगे तो जो यूरिनरी कैथेटर है उसमें क्लियर यूरिन आता रहेगा, कोई छोटा मोटा क्लॉट है तो उसको ब्लॉक नहीं करेगा। अपने कैथेटर का ध्यान रखेंगे, और रेगुलर जो उनको पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग हम एक्सरसाइज सिखाते हैं उसको भी जब वो बैठे रहें तो उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, कितना टाइम लगता है कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में वापस से कम बैक कर लेते हैं? जनरली हम पेशेंट को जब डिस्चार्ज करते हैं तो उसका कैथेटर हम हफ्ते से 10 दिन के बीच में निकालते हैं। हफ्ते 10 दिन के बाद कैथेटर निकालने में शुरुआत में कुछ यूरिन लीक होता है जो विद टाइम सही हो जाता है, और अप टू 3 months मोस्ट ऑफ द पीपल रिगेन कॉन्टिनेंस, बट फ्यू पीपल विल हैव सम स्ट्रेस लीक एंड दे माइट हैव टू यूज 1 या 2 पैड यूज करने पड़ सकते हैं। तो बट अमूमन हम देखेंगे तो महीने भर के बाद पेशेंट अपने रूटीन वर्क में आ जाता है। ओके। डॉक्टर, आपने बताया कि इसमें बहुत बड़ा रोल लाइफस्टाइल भी करता है प्ले, तो हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ही लें, जिससे हम इस तरीके की समस्या को, प्रोस्टेट कैंसर को, अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं? जनरली हमको खाने से लेकर एक्सरसाइज से लेकर आप हर चीज़ के बारे में हमको रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर 5 किलोमीटर वॉक करना है, अपने उसमें से बहुत ज़्यादा फैटी या प्रोसेस्ड फूड को नहीं खाना है, अपने वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, और अल्कोहल और कोई भी एडिक्शन है उसको अवॉइड करना है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। इनफैक्ट आज के इस विषय की बात नहीं है, आज के विषय के साथ साथ जितने भी हेल्थ से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं उसमें लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारक बनता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान से लेकर अपनी दिनचर्या को भी एक प्लान करते हुए चले। डॉक्टर, जैसे आपने बीच में एक बार मेंशन किया था कि ये बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा है और इंडिया में कम, तो इंडिया में भी कोई स्टेट रीजन स्पेसिफिक है जहाँ पर ज़्यादा केसेस आते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? कंपेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन इंडिया में फिर भी प्रोस्टेट कैंसर कम है, बट अब इसका भी जो इंसिडेंस है इंडिया में भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को ज़्यादा अडॉप्ट करने लगे हैं। बट ऐसा स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट मोर अगर इसका जो डिटेक्शन रेट है वो अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा है, क्योंकि लोग जल्दी अपने PSA टेस्ट करा लेते हैं या फिर अपने डॉक्टर को मिल लेते हैं, तो वहाँ पर इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया है, और जो कंपेयर टू अ रूरल पॉपुलेशन। ऐसा भी होता है क्योंकि बाकी कैंसर में होता है कि वो उसके वापसी आने का खतरा होता है, तो रेगुलर चेकअप कितना ज़रूरी है, और क्या इसके भी वापसी के चांसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? अगर हम प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं और प्रोस्टेट को पूरी तरीके से निकाल दिया, बट स्टिल कुछ छोटे मोटे कण शरीर में फैले होते हैं जिसको हम अपने जो करंट जो हमारी डायग्नोस्टिक मोडालिटी है उससे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो पेशेंट को हम हिदायत देते हैं कि रेगुलर फॉलोअप में रहें। इसके लिए काफ़ी इजी है कि हम उनको हर 3 महीने में PSA का टेस्ट करते हैं। PSA का टेस्ट काफ़ी सेंसिटिव है, अगर ये नॉर्मल रहता है या फिर तो हम उसको उसी पे फॉलो करते हैं, और जब भी ये बढ़ने लगता है तब हम मरीज़ के बाकी जाँचें करते हैं और उसको फर्दर थेरेपी के लिए फिर हिदायत देते हैं। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि आफ्टर द सर्जरी जो पारिवारिक जीवन है जिसका ऑपरेट किया गया है जिस मेल का, तो क्या उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं
या उसमें भी कुछ समस्याएं आती हैं? देखिए, जो इरेक्शंस है, जो तनाव आता है लिंग में, उसमें जो उसकी नर्व्स होती हैं वो काफ़ी क्लोज जाती हैं प्रोस्टेट के अराउंड। अगर उसकी बीमारी काफ़ी अर्ली स्टेज में है तो हम कोशिश करते हैं ड्यूरिंग रोबोटिक सर्जरी कि उसकी नर्व्स को बचा लिया जाए और जिससे कि उसका पोस्ट ऑपरेटिवली इरेक्शन ठीक रहे। बट कुछ समय पे कभी कभार होता है कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो प्रोस्टेट में उस नर्व्स के काफ़ी क्लोज है, तो हमें उन नर्व्स को भी निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम नर्व स्पेयरिंग रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी। अगर हम नर्व्स को बचाते हैं तो उसका इरेक्शन में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमें नर्व्स को निकालना पड़े तो फिर उसमें इरेक्शंस में प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए हम फर्दर थेरेपीज़ या फर्दर ट्रीटमेंट बाद में कर सकते हैं और अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं उसके तो लिए। एज अ कपल भी आप उनको साइकोलॉजिकली मेंटली पहले इसके लिए पूरा समझा के चलते हैं, तैयार करके जी, चलते अगर हैं? हमारे पास मरीज ऑपरेशन में आता है तो हम उसको ये साइड इफ़ेक्ट्स बताते हैं। पहले हम उसका प्री ऑपरेटिवली भी सेक्सुअल फंक्शन एसेस करते हैं कि हाउ सेक्सुअली एक्टिव दिस मेल इज। सम पीपल विल बी वेरी एक्टिव, सम पीपल विल से कि दे डोंट वांट टू डू इट एट 68 और फेज। इन इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए कंसर्न नहीं है वेस्टर्न पॉपुलेशन के बराबर, बट लेकिन हम मरीज को हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि जो इरेक्शंस है ये इस सर्जरी के बाद इफेक्ट हो सकता है। तो हम उसका एक IAF स्कोर होता है जिसका हम इंटरनेशनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्कोर कहते हैं, उसका हम ऑपरेशन से पहले एक स्कोर करते हैं। हम देखते हैं कि वो कितना उसका स्कोर है, उस स्कोरिंग के आधार पर हम उसका फिर इलाज के बारे में देखते हैं। ओके अच्छा डॉक्टर, अगर इसकी सक्सेस रेशो की बात करें, क्योंकि अभी तो रोबोटिक सर्जरी के ही साथ ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं, तो इसका सक्सेस रेशो कितना है और क्या इस में भी मोर्टालिटी के भी चांसेस रहते हैं अगर इसका सही वक्त पर इलाज नहीं किया गया? तो लाइफ स्पैन को भी लेकर देखिए, क्वेश्चन अगर हम सर्जरी को देखें तो सर्जरी काफ़ी सेफ है और अब काफ़ी टाइम से इस रोबोटिक सर्जरी को कर रहे हैं, तो जो रोबोट माल फंक्शन काफ़ी रेयर है और सर्जरी काफ़ी प्रिसाइज है और जो एनेस्थीसिया, जो बेहोशी की तकनीक है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप मोर्टेलिटी की रिस्क कहें तो वो मोर्टालिटी के रिस्क ड्यूरिंग सर्जरी नहीं सर, वैसे अगर हमने लेवल 1 पे नहीं, अगर वो आगे बढ़ गया तो अगर हम प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली स्टेज में नहीं पिक कर पाए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे मरीज जो जल्दी, जिनको यूरिन की समस्या 3-4 साल से बनी हुई है, वो आते नहीं, अपने PSA का टेस्ट नहीं कराते, तब उनका PSA कभी कभार 1000-4000 भी आता है और वो सारा जो प्रोस्टेट कैंसर उनकी हड्डियों में, अंदर की ग्रंथियों में फैल चुका होता है। तो उसके लिए फिर हम प्रोस्टेट की सर्जरी को एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रोस्टेट के बाहर जा चुका है तो उसको प्रोस्टेट निकालने का फ़ायदा नहीं है। उसके लिए फिर हमारी अदर थेरेपीज़ होती हैं जिसको बोलते हैं हम एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी। जनरली क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हमारे प्रोस्टेट जो टेस्टिकल से बनता है, दैट प्रोस्टेट कैंसर सेल यूज इट एज अ ग्रोथ फैक्टर। तो वी हैव टू, हमको जो है उसका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको कम करना पड़ता है। तो उसके लिए हम मरीज को हिदायत देते हैं कि या तो हम उनके दोनों टेस्टिकल निकाल दें या फिर कुछ अलग तरह के इंजेक्शन आते हैं या फिर और तरह की दवाइयाँ आती हैं, तो हम उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देते हैं, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर सेल्स श्रिंक हो जाती हैं। और साथ में फिर हम कीमोथेरेपी या फिर हायर जनरेशन ऑफ एंटी एंड्रोजन भी देते हैं। ओके डॉक्टर, जैसे कभी हमारे शरीर के किसी हिस्से में कैंसर होता है तो या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका बाकी अंगों पर भी इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस होते हैं, तो क्या ऐसा प्रोस्टेट कैंसर की सिचुएशन में भी होता है? जी हाँ, प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमनली बैकबोन में जाता है, तो कभी कभार अगर आप अर्ली स्टेज में पिक नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ पेशेंट पैरालिसिस लेके भी आते हैं, क्योंकि जो प्रोस्टेट कैंसर बोन में पीछे बैकबोन में चला गया है तो वो जो है वहाँ पर उसकी नसों को कंप्रेस कर देता है, पेशेंट्स व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं, या फिर उनके किसी लार्ज बोन के उसमें चला जाता है तो कभी फ्रैक्चर लेके आते हैं, फीमर फ्रैक्चर लेके आते हैं। तो अगर लेट स्टेज में पेशेंट्स इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं तो उसके बाकी अंगों तक भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज जैसे आपने बीच में मेंशन किया था कि ये हेरिडिटी में भी हो सकता है, तो क्या और भी चांसेस हैं कि ये मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो क्या रेशो रहता है इसका? अगर हम देखेंगे कि अगर बाकी जनरली ये स्पोरेडिक होता है, बट हमारे पास कुछ हेरिडिटरी सिंड्रोम्स भी होते हैं, जैसे अगर BRCA1 या BRCA2 या ATM म्यूटेशन अगर देखे गए हैं तो उसमें ये हेरिडिटरी होता है। अगर आपके मान लीजिए कि आपके फादर में प्रोस्टेट कैंसर आए या फिर एल्डर ब्रदर में रहे तो आपको हायर चांसेस हैं। उसके लिए फिर हम हिदायत देते हैं कि आप अपने स्क्रीनिंग को 50 साल के बाद नहीं, आप 40 साल से ही अपनी PSA स्क्रीनिंग कराइए और अपने टिश्यूज़ या फिर ब्लड में जो है BRCA, BRCA2 और इस तरह के जीन्स के म्यूटेशन को पहले ही एनालाइज करा लीजिए कि आपको कितना परसेंटेज रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर को होने का। अच्छा डॉक्टर, जैसे हमने शुरुआत की थी यूरिनरी डिजीज़ से, तो एक सवाल मेरे दिमाग में तभी भी था कि बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली जो एल्डरली पॉपुलेशन है
वो लिक्विड इनटेक कम करते हैं ताकि उनको रात भर वॉशरूम ना जाना पड़े। तो ये भी क्या बड़ा कारक बनता है और आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि देखिए, अगर प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम में अगर रात को उठना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज वो लोगों को 5 या 6 बार उठना पड़ता है, तो ये मल्टी फैक्टोरियल है कि रात को इतनी बार पेशाब जाना। जनरली हमारा जो यूरिनरी प्रोडक्शन है वो डे टाइम पे ज़्यादा होता है और रात के समय पे कम होता है अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम, क्योंकि एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है। बट विथ एज ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो थोड़ी सी इतनी स्ट्रांगली कंट्रोल्ड नहीं रह पाती है, तो हमारा जो यूरिनरी प्रोडक्शन हाफ दिन में बनता है, हाफ ज़्यादा रात के टाइम वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, इस एज में अमूमन 50-60 साल के बाद थोड़ा सा नींद भी उतनी डीप नहीं आती, तो नींद भी कच्ची हो जाती है। तो अगर आदमी 5 से 6 बार अगर पेशाब जा रहा है तो हो सकता है वो 2 बार तो प्रोस्टेट के कारण जा रहा है, 2 बार कच्ची नींद की वजह से जा रहा है, और 2-3 बार हो सकता है कि उसको यूरिन का जो प्रोडक्शन है रात के समय पर ज़्यादा हो रहा है। तो इसके इलाज के लिए हम मरीज को वही कहते हैं कि अगर एक तो उसकी स्लीप को बेटर करते हैं, उसकी प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हम उसको दवाई देते हैं, और थोड़ा सा बहुत हम उसको बोलते हैं कि शाम के बाद से थोड़ा सा पानी पीना कम कर दें। अगर आपको दूध पी के या फिर 2 गिलास पानी पी के सोने की आदत है तो उसको ना करें। उसको अगर आपको पहले कर लें, दूध आप सुबह पी लें या फिर दिन में पी लें, तो शाम के से अगर हम यूरिन का प्रोडक्शन कम कर देंगे तो हो सकता है कि जो व्यक्ति है 5 या 6 बार पेशाब जा रहा है, हो सकता है उसके बाद वो 1 या 2 बार ही जाए। अच्छा डॉक्टर, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कम्युनिकेशन फैमिली के अंदर बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जो घर का पिता है या जो भी घर में बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बात नहीं करते इस बारे में। तो कितना ज़रूरी है उनकी वो बॉडी लैंग्वेज, उनकी वो साइकोलॉजी नोटिस करना फैमिली के लिए, क्योंकि अभी जो भाग दौड़ है, कोई सुबह नमस्ते करके गया उसके बाद शाम को ही मिल रहा है, तो ये आप कितना बताना चाहेंगे? ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ओल्डर एज में पेरेंट्स समटाइम अपने बच्चों को नहीं बताते। उनको लगता है कि बच्चे परेशान हो जाएंगे। पर अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स रात को बार बार पेशाब जा रहे हैं या फिर वो टॉयलेट में ज़्यादा समय लगा रहे हैं, क्योंकि उनको जिसको भी प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम है वो यूरिन पास करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे जा रहे हैं और आपके फादर ज़्यादा टाइम लग रहे हैं यूरिन पास करने में, या फिर बार बार जा रहे हैं, या फिर कभी उनको यूरिन में ब्लड आने की समस्या है, तो ज़रूर आप उनको यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाएं और उसको इवैल्यूएट कराएं। बहुत ज़रूरी है। जैसे पेरेंट्स बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो ऐसे ही बढ़ते हुए जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका ख्याल भी हम उसी तरीके से रखें। हर छोटी छोटी चीज़ का बांध के ना रखें, लेकिन उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डाइटरी आपने फंक्शन में बोला था कि हमने अच्छे से लाइफस्टाइल के साथ अच्छा हेल्दी खाना खाना है। उसमें एक पॉइंट आता है मिल्क कंजम्पशन को लेकर। तो क्या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क कंजम्पशन हो गया, उसका भी इसमें रोल कुछ आता है? बहुत ज़्यादा रोल नहीं, अगर आप एक्सेसिव नहीं ले रहे हैं, बट कुछ लोगों को अगर डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। और अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड अगर आप डाइटरी एडवाइस मुझसे पूछेंगे, तो अगर प्रोस्टेट का काफ़ी जो यूरिनरी प्रॉब्लम का संबंध है उनके कॉन्स्टिपेशन से है, क्योंकि प्रोस्टेट के जस्ट पीछे ही हमारा जो मल द्वार का पैसेज होता है। अगर आपको जब भी अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपके प्रोस्टेट को आगे पुश करेगा, आपको यूरिन की प्रॉब्लम करेगा। तो हमें कोई भी ऐसा फूड नहीं खाना है जो कि कॉन्स्टिपेशन करे, जैसे कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, तो आप उसको छोड़कर आप बेटर सलाद खाइए, हाई फाइबर डाइट, हरी सब्जियां, इनको ज़्यादा खाएंगे और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करेंगे तो आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हम अपनी डाइट में, अपनी प्लेट में सैलेड को और फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, ताकि क्योंकि कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि समवेयर हमारे स्टमक से भी रिलेटेड है, हमारी बॉल मूवमेंट से भी रिलेटेड है, जो कि ऑटोमेटिकली प्रोस्टेट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इट कैन लीड टू दिस इशू। डॉक्टर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या एक सुझाव, मशवरा देना चाहेंगे? तो मेरा कहने का है कि अगर आपको आपके और आपके आसपास या किसी बड़े को बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम है, या पेशाब में खून आने की समस्या है, या वो रात को उठ रहे हैं, तो उसके लिए आपको उनको बताना चाहिए कि वो यूरोलॉजिस्ट को फॉलो करें और जाके एक बार चेकअप करें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये केवल प्रोस्टेट रिलेट की वजह से यूरिनरी सिम्टम नहीं हो सकते, उनको और कोमॉर्बिडिटीज़ के बारे में भी देखना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ कितना टाइम से है, आपको ब्लड प्रेशर कितना है, आपको कहीं न्यूरोलॉजिकल जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है उसमें भी यूरिनरी सिम्टम्स काफ़ी होते हैं, या फिर आपको ऐसी तरह की दवाइयाँ डायूरेटिक्स ले रहे हैं जिसके कारण यूरिनरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी यूरोलॉजिस्ट अदर देन प्रोस्टेट के अलावा भी ये सारी चीज़ें
इवैल्यूएट करेगा कि आपको डायबिटीज़ के कारण आपके पेशाब के थैले में असर तो नहीं है, कहीं आपको पार्किंसंस की डिजीज़ की वजह से यूरिनरी सिम्टम तो नहीं है, क्या आपको इस तरह की बीपी की कोई दवाई तो नहीं खा रहे जिसमें कि यूरिन को बढ़ाने, जैसे डायूरेटिक्स होता है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपका डॉक्टर आपको इवैल्यूएट करेगा। तो आपको अपने सारी कोमॉर्बिडिटीज़ जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं अदर देन योर यूरिनरी प्रॉब्लम, उसको आपको अपने डॉक्टर्स के यहाँ डिस्कस करना है, और वो आपको सारे सिम्टम्स और अदर कोमॉर्बिडिटीज़ को देख के फिर आपके लिए एक सुझाव दे सकता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर को जो भी हम फेस कर रहे हैं, जो भी कंडीशन है, उसको अच्छे से सच्चाई के साथ एक्सप्लेन ज़रूर करें, और ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को समझें, उसको एनालाइज करें, और जो भी तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं उसको हम एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें। डॉक्टर, थैंक यू सो वेरी मच आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक अनदर प्रोग्राम के साथ आपके साथ जल्द ही जुड़ेंगे, जिसमें एक और सेहत से जुड़ी समस्या के समाधान के साथ आपको जोड़ेंगे। मैं निधि आज के इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। ये कार्यक्रम हमारे सैटेलाइट चैनल्स पर भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा के साथ जुड़कर भी इसका हिस्सा ज़रूर बने। नमस्कार।